दोस्तों, एक चौराहे से एक चमचमाती हुई BMW कार जैसे ही निकलने वाली थी तो चौराहे पर जाम लगा हुआ था। तो उस गाड़ी में जो व्यक्ति सवार था अपने ड्राइवर से कहता है कि भाई साहब थोड़ा देर रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है। सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है काफी दूर तक जाम लगा हुआ है, इसलिए जल्दीबाजी ना करो, आराम से चलते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। दरअसल उस व्यक्ति को मुंबई जाना था। उस चौराहे पर जाम की स्थिति देखकर उसने अपने ड्राइवर से कह दिया कि ड्राइवर साहब आप गाड़ी यहीं पर कहीं खड़ी कर लो। उसका ड्राइवर उसके द्वारा कही गई बातों को मान लेता है और गाड़ी को उसी चौराहे पर रोक लेता है तब तक के लिए जब तक के लिए जाम खाली ना हो जाए। तो आगे क्या हुआ, जो आज की कहानी है वह वाकई में झकझोर देने वाली कहानी है, एक सीख देने वाली कहानी है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना 14 अगस्त 2015 को उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कन्नौज, और इसी कन्नौज में एक जगह पड़ती है दुबौलिया। मैंने अभी शुरू में कहानी आपको सुनाई थी कि उस चौराहे पर जाम लगा हुआ था, दुबौलिया चौराहा था, यहीं पर ही जाम लगा हुआ था। उसमें बैठे वीरेंद्र सिंह जो कि BMW के मालिक थे, उन्होंने ही अपने ड्राइवर से कहा था कि आप जो हैं कार का स्पीड डाउन कर लो क्योंकि आगे जाम लगा हुआ है, बहुत सारी भीड़ है तो जल्दबाजी ना करो। दरअसल वीरेंद्र सिंह जी जो उस समय मुंबई जाना था, वह किसी विशेष काम से मुंबई जा रहे थे और जैसे ही चौराहे पर BMW कार रुकती है तो वीरेंद्र सिंह बहुत ही दयालु किस्म के आदमी थे। वह देखते हैं कि उनकी गाड़ी के आसपास, उनके BMW के आसपास 3-4 महिलाएं आती हैं जो बहुत ही गंदे तरीके से कपड़े पहने हुए थे, बहुत ही मैला कपड़ा पहना हुआ था। उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता था कि ये लोग भीख मांगने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे चौराहे पर बड़े भीड़ लगे होते हैं। वीरेंद्र सिंह का ड्राइवर जैसे ही BMW का शीशा नीचे करता है, वैसे ही वीरेंद्र सिंह अपने जेब में हाथ डालते हैं और जेब से पर्स निकालते हैं। पर्स में कुछ रुपयों की गड्डी थी, कुछ रुपए की नोट थे, निकालते हैं और 3-4 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए एक एक महिलाओं को दे दिया करते हैं। उसके बाद वह देखते हैं, अपने ड्राइवर को बताते हैं कि ड्राइवर साहब आगे जाम खुला है, अब गाड़ी आगे बढ़ाओ। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने वाली थी, वीरेंद्र सिंह देखते हैं गाड़ी आगे बढ़ने से पहले ही उनके खिड़की के पास एक महिला खड़ी थी जो लगातार उनकी खिड़की पर ठोकरें मार रही थी हाथ से और कह रही थी कि बाबूजी हमें तो आपने कुछ दिया ही नहीं। वीरेंद्र सिंह जब उसे शीशा के अंदर से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे वो इस महिला को जानते पहचानते हो। वीरेंद्र सिंह तुरंत अपनी कार का शीशा डाउन करते हैं और वह महिला वीरेंद्र सिंह के पास चलकर आती है और अपना सर उस कार के अंदर डाल के वीरेंद्र सिंह से कहती है, बाबूजी आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। जैसे ही वीरेंद्र सिंह उस महिला को देखते हैं, कहते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि आप वीरेंद्र सिंह हैं। वो कहते हैं, हाँ हम ही वीरेंद्र सिंह हैं, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दरअसल ये कोई महिला और नहीं बल्कि वीरेंद्र सिंह की तलाकशुदा पत्नी थी। दोनों का तलाक करीब 2-3 साल पहले हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वीरेंद्र सिंह जब उससे पूछते हैं अपनी पत्नी से जिससे तलाक हो चुका था, जिसका नाम रुचि था, रुचि से कि रुचि तुम तो एक अच्छे खासे घराने की बिटिया थी और मैंने जब तलाक का कोर्ट में केस हुआ था तो तुमने मेरे नाम 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। वो 40 लाख का जुर्माना तुम्हारा क्या हो गया, तुम ऐसी स्थिति पर क्यों आ गई हो। आज तुम दर दर की ठोकरें खा रही हो और एक रोड पर भीख मांग रही हो। जब वह सब कुछ सुनती है तो कहती है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। वीरेंद्र सिंह अब रुचि से कहते हैं कि ऐसा है कि तुम मेरी कार में सवार हो जाओ, तुम मेरी पिछली वाली सीट पर बैठ जाओ। और वीरेंद्र सिंह अपने ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर साहब पीछे वाला दरवाजा खोल दो। तुरंत ही ड्राइवर उसका दरवाजा खोल देता है और अगले क्षण ही रुचि कार में सवार हो जाती है। जैसे ही वो कार में सवार होती है तो वहां के कुछ लोग जो दुकानदार थे, उन्हें लगता है कि कोई बड़ा आदमी है एक महिला को एक गरीब महिला समझकर, एक भिखारी समझकर कहीं गलत काम करने के लिए किडनैप तो नहीं कर रहा है। वहां लोगों की भीड़ लग जाती है, पूरी बाजार इकट्ठा हो जाती है जानने के लिए कि आखिरकार एक BMW वाला बड़ा अमीर आदमी एक भिखारी महिला को क्यों लेकर जा रहा है, आखिर उसने अपनी गाड़ी में क्यों बैठाया है।
दरअसल जब वो महिला गाड़ी में सवार हो रही थी तो उसके साथ 3-4 जो भीख मांगने वाली और औरतें थी, उनको शक हो गया था। उनको यह सारी कहानी नहीं पता था कि आखिरकार यह महिला कार में क्यों बैठ रही है और BMW कार में बैठे हुए व्यक्ति से इस व्यक्ति का क्या संबंध है। उन महिलाओं ने आपस में जब तेजी तेजी से बातें करना शुरू की थी तो वह बातें धीरे धीरे 1 मिनट में पूरे बाजार के अंदर गूंज जाती हैं और पूरे बाजार वाले इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही पूरे बाजार वाले इकट्ठा होते हैं, उस महिला से पूछते हैं तो महिला कहती है, दरअसल यह मेरे तलाकशुदा पति वीरेंद्र सिंह है और मुझे यह जबरदस्ती नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि मैं इनके साथ खुद जाने के लिए तैयार हूँ। वीरेंद्र सिंह रुचि को अपने साथ लेकर जाते हैं, एक होटल पर बैठाते हैं, वहां अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि जाओ मार्केट से, बाजार से इनके लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर लाओ, इनके लिए एक अच्छा सा चप्पल खरीद कर लाओ। ड्राइवर तुरंत अपने मालिक की बात मानकर बगल के एक मार्केट से कपड़े लेकर आता है। तब तक वह होटल पर बैठे बैठे वीरेंद्र सिंह कहते हैं अपनी तलाकशुदा पत्नी रुचि से कि रुचि, तुम होटल के अंदर जाके महिला स्नान घर में स्नान करके आओ। अब रुचि स्नान करने के लिए आती है और वीरेंद्र सिंह उसे नया कपड़ा पहनाते हैं। वो नया कपड़ा पहनने के बाद भी ऐसी लग रही थी जैसे वो नई नवेली दुल्हन हो। वीरेंद्र सिंह जब उसको देखते हैं, देखते ही रहते हैं। वह सोचते हैं कि इसकी परिस्थिति भले ही बदल गई है, लेकिन इसका चाल चलन, इसका चेहरा मोहरा कुछ नहीं बदला है। यह सिर्फ हालात की मारी है, सिर्फ मजबूरियों की मारी है। वीरेंद्र सिंह उससे कहते हैं कि ऐसा है कि मैं किसी जरूरी काम से मुंबई जा रहा हूं, अगर मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दे दो तो मैं कल आऊंगा। तुम अपना पता लिख दो मुझे कि तुम रहती कहाँ हो। इस समय मैं मुंबई जा रहा हूं, वहां पर लौटूंगा और उसके बाद में तुमसे मुलाकात करूंगा। वही कहती है कि ठीक है। वो अपने कमरे पर चली जाती है और वीरेंद्र सिंह अपने ड्राइवर और BMW कार से मुंबई चले जाते हैं। लेकिन मुंबई में ना वीरेंद्र सिंह की रात कट रही थी और ना उधर रुचि, जो कि चौराहे पर भीख मांगती थी, उसकी रातें कट रही थी। दोनों अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। पूरी रात कट गई। अगले दिन वीरेंद्र सिंह मुंबई से लौटते हैं और रुचि द्वारा बताए गए पते पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रुचि वहां पर नहीं है, फिर से अपने काम धंधे भीख मांगने के लिए जा चुकी है। वह फिर उसी चौराहे पर जाते हैं जहां पर रुचि उन्हें पिछले दिन मिली थी। रुचि को फिर से अपनी गाड़ी पर बैठाते हैं और गाड़ी पर बैठाने के बाद रुचि से कहते हैं कि तुम कहाँ रहती हो। तो रुचि उन्हें वहां लेकर जाती है जहां पर वह एक किराए के गंदे छोटे कमरे में रहती थी। जब वह उस कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बेड लगा हुआ है और बेड के ऊपर वीरेंद्र सिंह और रुचि की फोटो टंगी हुई है। जैसे ही वह फोटो वीरेंद्र सिंह की नजरों में आती है, यानी कि वीरेंद्र सिंह का निगाह जैसे ही उस फोटो पर पड़ती है, वो रुचि से पूछते हैं कि रुचि, हमारा तुम्हारा तो तलाक हो गया था, 2-3 साल पहले ही हो चुका था। हमारा तुम्हारा एकदम अलग अलग रास्ते हो गए थे, सब कुछ बंटवारा हो गया था, सब कुछ कोर्ट में तय हो चुका था, मेरे द्वारा हर्जाना लगाया गया था, वो 40 लाख रुपए भी दे दिए थे, तो यह आखिरकार तस्वीर क्यों लगा रखी हो। और रुचि कहते हुए रोने लगती है और कहती है कि दरअसल मैंने आपको तलाक भले ही दिया था, लेकिन उस तलाक के पीछे मेरी सहमत नहीं थी, मेरी रजामंदी नहीं थी। मैं दरअसल आपको कभी तलाक देना ही नहीं चाहती थी। मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं शादी के बाद आपसे करती थी, यानी कि तलाक के पहले आपसे करती थी। वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि फिर तुमने तलाक मुझे क्यों दे दिया। तब वो पूरी कहानी बताती है। वह बताती है कि दरअसल रुचि के एक जीजा होते हैं, रुचि के माता पिता होते हैं और रुचि का एक भाई होता है। वीरेंद्र सिंह एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास बहुत सारी अनकूत संपत्ति थी और वीरेंद्र सिंह अपने माँ बाप के अकेले थे। तो वीरेंद्र सिंह की जब शादी हुई थी तो रुचि के घर वालों ने, रुचि के जीजा ने, वो लोग रिश्ते वीरेंद्र सिंह के यहाँ जब देखने जाते हैं तो देखते हैं कि इनके यहाँ सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। यह तो बहुत बड़े रईस हैं, इनके पास बहुत सारी धन दौलत है। वो लोग सोचते हैं हमें चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन लड़का इकलौता है, हम शादी इसी घर में करेंगे। और लास्ट में होता भी वही है, वो शादी वीरेंद्र सिंह से ही करते हैं। और जब शादी हो जाती है तो चूंकि जो जीजा था रुचि का, वह बहुत ही लालची टाइप का आदमी था और वह जो
कहता था वही वीरेंद्र सिंह की ससुराल में मान्य होता था। यानी रुचि के माता पिता और भाई मानते थे। जब रुचि दुल्हन बनकर वीरेंद्र के घर जा चुकी थी तो जैसे तैसे 1-2 साल का रिश्ता चलता है। उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते उसके जीजा, उसके भाई और उसके माँ बाप सब लोग रुचि को कहीं ना कहीं से चढ़ाने लगते हैं और वह बहकावे में आकर अपना घर खुद ही तोड़ने पर सवार हो जाती है। और स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों का आपस में तलाक का केस चलता है। चूंकि रुचि के जीजा और रुचि के घर वालों को, उसके मायके वालों को पता ही था कि वीरेंद्र सिंह के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो अगर मैं इसके ऊपर जुर्माना ठोकूं तो ये आराम से पैसे दे देंगे और उस पैसे को लेकर हम अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारेंगे। लेकिन रुचि को इस चीज की भनक नहीं थी कि ये लोग उसका घर बिगाड़ रहे हैं, उसका घर फूंक रहे हैं, उसके साथ धोखा दे रहे हैं। रुचि भी अपने मायके वालों के यानी कि अपने मम्मी पापा और अपने भाई के कहने पर यह सारा कृत्य करती है और लास्ट में कोर्ट में दोनों का तलाक हो जाता है। रुचि 40 लाख अपने परिवार वालों के कहने पर 40 लाख का जुर्माना वीरेंद्र सिंह पर ठोक देती है और वीरेंद्र सिंह भरे कोर्ट में 40 लाख अदा करके दोनों का संबंध यानी कि तलाक हो जाता है। सारे पैसे रुचि के नाम से उसके खाते में आ जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे उसका जीजा कहता है कि रुचि देखो, अब तुम्हारा तलाक हो गया है, मैं तुम्हारी नई शादी करा दूंगा। शादी में तुम्हारी अच्छी खासी देख रहा हूं, ऐसे तुमसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम तलाकशुदा हो। तुम्हें सबसे पहले अपना एक छोटा सा घर बनवाना चाहिए, एक फ्लैट खरीदना चाहिए, जिससे कोई भी लड़का या कोई भी परिवार लालच में आकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि उसका जीजा और उसके घर वाले उससे 40 लाख फ्लैट के नाम पर ले लेते हैं और लास्ट में उसे कुछ ही नहीं मिलता और धीरे धीरे पूरे पैसे रुचि के खा जाते हैं और रुचि के पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं। तब तक रुचि का एक छोटा भाई जो था उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जब उसकी पत्नी आ जाती है वह रुचि से बहुत जलन करने लगती है और रुचि को खरी खोटी सुनाती है। रुचि अब बड़ी हो चुकी थी, जब उसकी शादी हुई थी तो वह शायद मैच्योर नहीं थी, उसकी अवस्था उतनी थी नहीं, वह चीजों को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अब रुचि सब कुछ समझ सकती थी और सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुका था। उसने अपने हंसते खेलते परिवार में अपने हाथों से आग लगा दी थी। जब उसका पैसा खत्म हो जाता है तो रुचि का भाई और रुचि के माता पिता उसको घर से निकाल देते हैं। फिर वो अपने जीजा के यहाँ से पहुंचती है। उसका जीजा भी कहता है कि तुम्हें जहां मर्जी हो वहां चली जाओ, जब तुम अपनी पति की नहीं हो सकी तो तुम हम लोगों की क्या होगी। अब रुचि फिर सीधा चली जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। मजबूरी में रोड पर कुछ महिलाओं से मिलने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद ऐसी महिलाओं से मुलाकात होती है जो रोड पर भीख मांगने का काम करती हैं और रुचि को वो लोग कहती हैं कि हाँ तुम मेरे साथ आओ, और रुचि अब उन्हीं के साथ रहने लगी और खाने लगी थी। झुग्गी में उसका जीवन चल रहा था। अब धीरे धीरे रुचि भी उसी धंधे में उतर आई थी। अब धीरे धीरे वो भीख मांगने लगी थी। जब पूरी कहानी रुचि ने उसी कमरे में अपने पति वीरेंद्र सिंह को सुनाई तो वीरेंद्र सिंह रोने लगा। अब रुचि वीरेंद्र सिंह से पूछ रही है कि माँ तो मुझे बहुत मानती थी, माँ का क्या हाल है। तो वीरेंद्र सिंह कहता है कि माँ आज भी वैसी हैं, माँ तुम्हें आज भी याद करती है। उन्होंने पता नहीं कितनी बार मुझसे कहा मेरी बहू अब मुझे वापस नहीं मिल सकती, लेकिन अब तो बुजुर्ग हो चुकी हैं। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि हमारा कोर्ट में तलाक हो चुका है, अब हम कभी एक नहीं हो सकते। रुचि वीरेंद्र सिंह से बोलती है कि अगर दिल सच्चा हो, मोहब्बत सच्ची हो और इरादे नेक हो, हम अभी एक हो सकते हैं। वीरेंद्र सिंह कहता है नहीं, कानूनी तौर पर, धार्मिक तौर पर हम हर तरीके से अब अलग हो चुके हैं। इतना कह के वह कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि ये पैसे रखो, हर महीने का जो तुम्हारा खर्चा होगा उसे ले लिया करो, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। वो पैसा देता है और अपनी गाड़ी पर बैठ जाता है। जैसे ही वह सवार होता है रुचि उसके पांव पकड़कर रोने लगती है और वीरेंद्र सिंह का भी दिल पिघल जाता है। वह कहती है कि एक बार मुझे मेरी सासू माँ से बात करा दो। वीरेंद्र सिंह अपनी जेब से अपनी मोबाइल निकालता है और तुरंत अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है कि माँ रुचि मिल गई है, रुचि बात करना चाहती है।
जैसे ही उसकी माँ यह बात सुनती है, यानी कि उसकी बहू रुचि आज कितने दिनों बाद उसके बेटे को मिली है, वो तुरंत अपने बेटे से कहती है कि बेटा बात कराओ। वीरेंद्र सिंह अपने फोन को अपनी तलाकशुदा पत्नी रुचि को देता है। अब सासू और बहू दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हैं और वीरेंद्र सिंह की माँ वीरेंद्र से कहती है कि ऐसा करो, तुम बहू को सीधा घर वापस लेकर आओ। अब वीरेंद्र सिंह चूंकि अपनी माँ की बातों को काट नहीं पा रहा था, वो अपनी उसी BMW कार में रुचि को बैठाता है और सीधा घर पहुंचता है। ऐसे ही घर पहुंचता है, वह देखता है उसकी माँ आरती की थाली सजाए अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। अब अपनी बहू की आरती करती है, दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, सास और बहू दोनों खूब रोती हैं। उसके बाद वीरेंद्र सिंह कहता है कि माँ यह वही रुचि है जिसने कोर्ट में मुझसे 40 लाख रुपए का जुर्माना ली थी और मैंने 40 लाख भरे थे। क्या इस महिला को दोबारा अपने घर में रखना चाहिए? तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा अगर सुबह का भोला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते, यह भी एक इंसान है और गलतियां हमेशा इंसानों से होती है। अगर इससे कोई गलती हो गई हो, इसको क्षमा कर दो, इसे माफ कर दो। वीरेंद्र सिंह अपनी तलाकशुदा पत्नी रुचि को माफ कर देता है और दोनों एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।